हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग यूपी बोर्ड का क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो जो नेक्स्ट पेपर कोड है वो सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देख सकते हो आप लोग, ये 8 से 1 डीबी पेपर सेट है, यानी पेपर कोड का पेपर है। इससे पहले हमने डीए वाला पेपर सेट सॉल्व कर लिया था, कल ही सॉल्व किया था। तो उसको आप अभी तक नहीं देखे हो तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर देख लेना, ठीक है। चलो इस वीडियो में ये डीबी यानी जो सेकंड वाला पेपर सेट है उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम लोग एक एक कर सातों सेटों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 2023 हिंदी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपी बोर्ड क्लास 10 का। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है। अगर आप सातों सातों सेटों को सॉल्व कर लेते हो, हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, तो इसी में से आपके एग्जाम में 60 से 70% क्वेश्चन फंस जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन फंसते हैं। आप कहो कि भैया आप केवल 2023 का करा रहे हो, उससे पीछे का, तो देखो यार उससे पीछे का पैटर्न आपका बदल चुका है, ठीक है। क्योंकि 2023 में ही आपका लागू हुआ था 20 एमसीक्यू साथ में ओएमआर शीट, तो उससे पीछे का लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। हाँ, हालांकि पीछे के जो भी क्वेश्चन है रिलेवेंट है आपके सिलेबस के अनुसार, उनको मैं अच्छे से कन्वर्ट कर अच्छे से एक मॉडल पेपर बनाकर, ठीक है, और उसमें आपको बता दूंगा। क्लियर? तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने लक्ष्य बैच के बारे में बता दूं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप सारी ऐप डाउनलोड करते हो और डाउनलोड कर इसको ओपन करना है। ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर ही दिख जाएगा ये पॉपअप स्क्रीन पे कि बिग सेल लक्ष्य बैच महाबचत ऑफर 33% से ज़्यादा तक का आपको यहाँ पे ऑफ मिल रहा है, ठीक है। जो कोर्स 299 रुपये का था उसको वो मतलब आपको एकदम 199 रुपये में इंस्टेंट अभी मिल रहा है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या मिलेगा तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस मतलब इसमें ना लक्ष्य बैच में आपको जो ये सातों सातों सेट है ना, ये प्रीवियस ईयर हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, उसका अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अच्छे से एकदम सॉल्यूशन वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको प्लस पीडीएफ भी मिलेगा और प्रत्येक मतलब जो ये पेपर सेट है इसके 20-20 एमसीक्यू का आपको टेस्ट भी मिलेगा। इससे आपका मतलब सारी चीजें रिवाइज होती रहेंगी। और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल डिटेल में देखो यहाँ पे किया गया है अच्छे से। ये संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या इधर देख सकते हो, जो भी मतलब यहाँ पे सारी चीजें हैं देख सकते हो। ये एकदम अच्छे से यहाँ पीछे मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, देखो ये जीवन परिचय एकदम लिखा गया है, ठीक। तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। और हिंदी का ही नहीं, आपको साइंस, सोशल साइंस, जहाँ आपको फिगर की साइंस में जरूरत पड़ेगी, अच्छे से फिगर भी ऐड किया गया है। तो आप ये बैच ले सकते हो, ऑफर है, ठीक है। अभी न्यू ईयर ऑफर है भाई, मात्र आपको 199 रुपये में मिल जाएगा, नहीं तो फिर प्राइस बढ़ सकती है। तो आप जल्दी से कैसे लेना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप पे जाकर आपको आवर कोर्सेस में जाकर ये लक्ष्य बैच क्लास 10 पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ये बैच आ जाएगा, 199 रुपये दिखाएगा। फिर इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक कर यहाँ पे नाउ दिया है, इस पर आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ से ये सारी लॉक हट जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा कोर्स का, आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो रही है, आपके पास पेमेंट वेमेंट करने का मतलब साधन नहीं है, तो आप किसी भी दुकान पर जाकर ये जो क्यूआर दिख रहा है, ये क्यूआर कोड, इस पर पेमेंट कराकर और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पेमेंट का कर देना, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, मुझसे बात हो जाएगी आपकी, ठीक है। और इस पे पेमेंट कराकर फिर मैं आपको इस बैच में ऐड कर दूंगा। एडमिन पैनल से आपको एंट्री दे दी जाएगी, आप आसानी से सारी चीज़ें एक्सेस कर सकोगे, पढ़ सकोगे, ठीक है। बाकी चलो यहाँ बैच की पूरी जानकारी है तो यहाँ पे ये लिंक के द्वारा आप वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे आपको बैच में क्या क्या चीज़ें मिलेगी, सैंपल देख सकते हो, अंदर मैंने जाकर दिखाया हुआ है। तो चलो ये तो हुआ बहुत लक्ष्य बैच के बारे में, इसको थोड़ा मैं अब साइड में रखता हूँ। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहला आप लोग देख सकते हो जो खंड अ है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपके 20 एमसीक्यू हैं। सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, स्टार मार्क वाला प्रश्न नए सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उनको स्टार मार्क भी कर दिया है, इसलिए पूरे पेपर को मैंने टाइप किया है। बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में ना, उसको भी पढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। चलो, क्योंकि वो सिलेबस हट चुका है तो फिर उसको पढ़ाने से क्या फायदा। चलो करते हैं इसको। देखो पहला प्रश्न क्या है कि चिंतामणि के रचयिता है, हमें चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। सब लोग जानते हो भाई कि वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। चलो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आप सारी रचनाओं के नाम याद कर लेना, और जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, 3 लोगों का बहुत ही आता रहता है। सेकंड है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। भाई पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है तो प्रेमचंद है। सीधे सीधे आपको ये बी वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप लोग देख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं है हमें बताना है, ठीक। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या फिर यहाँ पे स्कंदगुप्त, देखो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये सब इनके प्रमुख प्रसिद्ध नाटक हैं, लेकिन लहरों का राजहंस ना इनका नहीं है, बल्कि किसका है, वो है आपका मोहन राकेश जी का, ठीक है, मोहन राकेश का ये नाटक है। क्लियर, तो यहाँ पे नहीं है हमें छाटना, तो ये नहीं है। क्लियर, ओएमआर शीट में आप सी वाला भर दोगे। आगे चलते हैं इस बगल, 1 मिनट आगे के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। इधर फोर्थ नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। यह क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। देखो शेखर एक जीवनी, यहाँ पे उपन्यास के लेखक है, मतलब शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ देता है आपके एग्जाम में कि शेखर एक जीवनी किस विधा पे आधारित रचना है, तो उपन्यास विधा पे, ठीक। अब इसके लेखक कौन है भाई, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सही ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक। अगला है पांचवा कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर ये नामक आत्मकथा किसकी है, देखो अपनी खबर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है, तो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ए वाला आप लोग याद रखिएगा, बाकी ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भूषण किस युग के कवि है। भाई हमें बताना है कि भूषण जो है किस युग के कवि है, आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के या फिर आधुनिक काल के। ये हम लोग की प्रश्न संख्या 6 है। तो देखो भूषण एक प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। मतीराम भूषण आपने नाम सुना होगा, ये रीतिकालीन के काफी फेमस कवि हैं। अगला 7वां प्रश्न है कि ललित ललाम रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है, हमें ये बताना है। मतीराम की, पद्माकर की, देव की या भूषण की। सही ऑप्शन आपका मतीराम की हो जाएगा, ठीक। चलो अगला है यशोधरा रचना है, काफी फेमस रचना है भाई यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त जी की। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये 3 आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य विधा की रचना है। चलो अगला हम लोग 8 के बाद 9 नंबर देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, रामधारी सिंह दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की, ठीक है। तो देखो जो आंगन के पार द्वार जो रचना है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है, ये बी वाला, इसलिए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 देख सकते हो कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। ओके, जो दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है वो किसकी है, तो वो महादेवी वर्मा की है, ठीक। चलो तो ये हम लोग के 10 अब तक हमने प्रश्न कर लिया। ये 10 जो प्रश्न रहेंगे आपके हिंदी के गद्य और पद्य से प्रमुख कवियों और लेखकों की रचनाओं और विधाओं से संबंधित रहेंगे। उसके बाद आगे के जो 10 प्रश्न रहेंगे वो एक तरह से आपके व्याकरण से संबंधित रहेंगे, ठीक है, हिंदी व्याकरण से। तो चलो इनको भी कर लेते हैं। देखो 11वां प्रश्न पूछा गया था कि करुण रस का स्थायी भाव है, रौद्र, उत्साह, अद्भुत या शोक। तो भाई करुण, जहाँ करुणा उत्पन्न हो यानी शोक उत्पन्न हो, वो तो यहाँ पे इसका स्थायी भाव शोक होता है। और एक हास्य रस का याद रखना, वो क्या होता है, हास्य होता है, ठीक है, यानी खुशी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर। यह क्या है कि चरण कमल बंदऊ हरिराय उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार बताना है आपको। 10 बार मैं बता चुका हूं कि चरण कमल बंदऊ हरिराय में कौन सा आपका अलंकार है, ठीक है। इसमें आपका सीधे सीधे आप याद रखना रूपक अलंकार, आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखो सममात्रिक छंद यहाँ पे बोल दिया और इसमें 4 चरण होते हैं। आपके एग्जाम में केवल छंद में 2 छंद आएगा, एक रोला, एक आपका सोरठा। क्लियर। अब देखो आपका रोला में देखो 8 चरण होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। और सोरठा में आपके 4 चरण होते हैं। तो यहीं से आप पहचान सकते हो यह एक सममात्रिक छंद है। रोला और सोरठा दोनों सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। अब दोनों में विभेद यहाँ से हो गया कि इसमें 4 चरण, तो 4 चरण इसमें होते हैं भाई। सोरठा में, रोला और सोरठा दोनों तो सममात्रिक छंद होते हैं, तो इससे तो आपका स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण किसमें होते हैं, सोरठा में। तो सीधे सीधे आप सोरठा क्लिक कर दो, आगे बढ़ो। देख लिए ये प्रश्न कितना आसान है। चलो 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ओके, पर्यावरण में हमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो देखो पर्यावरण, परि या प्र, तो देखो इसको हम लोग अगर देखें तो ये अगर इसका हम लोग समास विग्रह करें तो अलग अलग करें तो ये परि प्लस आवरण होगा, ठीक है। आवरण, आवरण मीन्स आप जानते हो कि मतलब वैलिड शब्द है। तो आवरण में ये परि उपसर्ग जुड़कर जो इसके आगे जुड़ता है, ठीक है, जुड़कर क्या बना दिया है, पर्यावरण बना दिया है। क्लियर। तो यहाँ आपका परि उपसर्ग हो जाएगा। चलो अगला हम लोग देखते हैं। काफी लोग इसको लगाएंगे लेकिन ये गलत है भाई, ये हो जाएगा
ये देखो इस पे स्टार मार्क लगाया है, मतलब ये प्रश्न आपका हट चुका है, प्रत्यय आपके सिलेबस से हट चुका है। उपसर्ग प्रत्यय 2 होते थे लेकिन प्रत्यय हट चुका है, केवल उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। तो चलो इसको छोड़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि सुख दुख में समास है। सुख दुख यानी सुख और दुख, इसमें देखो जैसे ये माता पिता आपका हो गया, ठीक है, माता पिता, इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा भाई? तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका विरोधी एकदम जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, द्विगु समास। यह क्या होता है आपका? यह संख्या बोधक होता है। जैसे आपका त्रिभुज में अगर पूछ दे तो त्रिभुज यानी तीन भुजा वाला, यानी उसमें द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो सुख दुख माता पिता, बीच में ये हाइफन आ जाए और इस जिसका आप समास विग्रह करो तो बीच में और अथवा या आए। जैसे सुख दुख का आप समास विग्रह करोगे तो सुख और दुख, बीच में और आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर? तो प्रश्न संख्या आपका 16 बिल्कुल मतलब राइट। चलो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ओके, अग्नि का हमें यानी अग्नि मीन्स वही आग, आग का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो हमें ऑप्शन दिया है कि अनल, ठीक है, अनिल, पावक, ज्वाला। देखो अनल, पावक और ज्वाला, आग या फिर अग्नि, ये सब आग के ही पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन जो अनिल है भाई, अनिल फिर या समीर, वायु, ये किसका है? ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए नहीं है जो हमें छांटना था, तो बी नहीं है भाई, क्योंकि ये हवा का है। क्लियर आपको? तो ये भी 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब देखो प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। 18 क्या है कि अभियुदय का संधि विच्छेद है। अब देखो अभियुदय का संधि विच्छेद बताना है, संधि विच्छेद आपके हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। अब देखो ये 19 नंबर प्रश्न की मधु शब्द का पंचमी विभक्ति, यानी ये शब्द रूप से प्रश्न है, ये भी नहीं आएगा। और ये प्रतिशत, ये धातु रूप का प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब कहोगे कि क्या आएगा इतना, इन प्रश्नों की जगह पे क्या आएगा? तो इन प्रश्नों की जगह पे 3 नए आपके टॉपिक ऐड किए गए हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। वो कौन कौन से हैं? तो एक वाक्य का स्वरूप है भाई, और सेकंड है आपका वाच्य वाला, वाच्य परिवर्तन वाला, और एक आपका विकारी और अविकारी शब्द है। तो इन तीनों से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलो, तो जब मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर बनाऊंगा ना, खुद का अपना मॉडल पेपर, तो उसमें इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा, आप वही पढ़ लेना, वही एग्जाम में आ जाएगा। बाकी वाक्य का स्वरूप मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, उसको पढ़ लोगे तो उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। लगभग 40 मिनट की वीडियो है, तो आप देख सकते हो, देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलो इधर आ जाते हैं इस बगल, 1 मिनट। ओके चलो, तो एक तरह से हम लोग ये 20 MCQ समाप्त हो गए भाई, मान लो, ठीक। अब हम लोग खंड ब में, ठीक है, चलते हैं। जो वर्णनात्मक प्रश्न है भाई 50 मार्क का, जिसका आंसर आपको अच्छे से लिखना होगा कॉपी पे, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपका संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न होंगे, उसके अलावा जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न होंगे, संस्कृत उत्तर से, और उसके अलावा निबंध से संबंधित, खंडकाव्य से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न होगा, ठीक है, वो गद्यांश से संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है, यानी इसमें गद्यांश दिया रहेगा। देखो ये गद्यांश दिया है और इसमें आपका 3 ठे प्रश्न दिया रहेगा, तीनों प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। तो देखो ये जो आपका प्रश्न होगा ना गद्यांश वाला, इसमें अथवा का भी ऑप्शन होगा, मीन्स 2 गद्यांश दिए रहेंगे, एक ये ऊपर दिया रहेगा और ये एक आपका नीचे दिया रहेगा। तो आप ये करो या ये करो, आपका मन, दोनों में से कोई आपको एक ही करना होगा। लेकिन चलो मैं दोनों को आपको सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि कौन पूछेगा कि आपके एग्जाम में भाई कोई भरोसा नहीं है। तो चलो हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहला गद्यांश, सबसे पहले ये पहला वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। और ये 6 मार्क का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो। जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों को अच्छे से इसका उत्तर देते हो तो 2 + 2 + 2 यानी 6 मार्क मिलेगा। बाकी मान लो एक क्वेश्चन छोड़ देते हो, केवल 2 को सॉल्व करते हो तो आपको केवल 4 मार्क मिलेगा। चलो इसको करते हैं। यहाँ पे देखो गद्यांश, सबसे पहले इसमें देखो पहला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखने को। और सेकंड में रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें जो ये रेखांकित अंश की है इसकी व्याख्या करने को बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछता है, अगर ये गद्यांश आप पढ़ोगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए आप जानते हो कि लेखक का और कवि का भाई नाम, हम लेखक का नाम और पाठ का नाम हमें मालूम करना जरूरी है इस गद्यांश को पढ़कर। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। अब देखो ममता यहाँ से आ गया, यहीं से आप पकड़ सकते हो कि जो आपका ममता चैप्टर है ना, जो जिसको लिखा है किसने भाई, तो आपका सेकंड चैप्टर है जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, उससे ये आपका गद्यांश लिया गया है। सिंपल, तो यहाँ पकड़ लिए। तो अब ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे तो आसानी से आप संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अब देखो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है, तो चलो इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं गद्यांश को। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या
साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब देखो इसमें हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की हमें यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखो ये क्या लिख रहा है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। अपनी झोपड़ी यानी वही अपने घर के खोदे जाने यानी वही गिराने के डर से भयभीत रहती थी। ये कौन कह रहा है? ममता कह रही है। ठीक है, भगवान ने सुन लिया और भगवान ने मेरा सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, मतलब मैं इसको आज छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ, मतलब इसको गिराकर मकान बनाओ या फिर महल बनाओ। मैं अब इसको छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, मतलब मैं अब इसको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मतलब अब मेरा अब भय समाप्त हो गया है। अब इसको गिराओ या कुछ भी करो, तुम लोग जानो। ठीक, तो अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे किया गया अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बना बना कर इसमें अपने से लिख दोगे। सबसे पहले संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ऐसे लिख दोगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर लिखोगे। ठीक है, कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद बताते हैं या जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कहते हैं कि ममता ने कहा कि मैं आजीवन इस डर से भयभीत रही कि मुझे अपने इस छोटे से घर से भी बेदखल न कर दिया जाए, लेकिन आज भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं इसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, अर्थात मेरे जीवन का अंत समय आ गया है। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए इसे छोड़कर अपने अनंत समय तक रहने वाले विश्राम गृह में जा रही हूँ। ऐसे आप लोग लिख दो बना बनाकर। आपका इसका 2 मार्क मिल जाएगा और इसका तो 2 मार्क मिल ही गया। ठीक, उसके बाद एक नॉर्मल सा यहाँ प्रश्न था कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? भाई आप गद्यांश पढ़े तो यही तो मालूम चल रहा है कि उसकी झोपड़ी गिराने का मतलब डर था, उसका निवास स्थल जो था उसको गिराने का डर था। तो ममता ने आजीवन भयभीत रहने के कारण उसका निवास स्थल था या उसका घर गिराना मतलब गिरने का डर से वो भयभीत रहती थी। ऐसा कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से बनाकर। ठीक, तो चलो, तो ये 3 प्रश्न हो गया। तीनों का उत्तर हो गया। तो ये आपका 6 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको ना कर आप इससे भी कर सकते हो, तो इसका भी आपको कितना मिल जाएगा? 6 मार्क। ठीक है, मतलब इसको करो या इसको करो, दोनों में से कोई ये करना है। तो चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यह क्या है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। अब देखो इसको पढ़ रहे होगे ना, मैं यहाँ पकड़ लिया कि यह आपके किस चैप्टर से है। ये तो पहली लाइन से मैंने पकड़ लिया है, या दीवारों की बात आ गई तो ठीक है। लेकिन आपको लग रहा हो कि ये काफ़ी कठिन है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो मान लो आपके एग्जाम में ये 2 गद्यांश दिया, यही तो अच्छा होता है चीज़। अथवा कर मान लो एक ये नहीं आ रहा है तो आपको ये आ रहा है तो आप ये कर लो। ठीक, अगर दोनों आ रहा है तो आप देख लो कि दोनों में किसका आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो, वो करो। ठीक, तो देखो इसको मैं आपको बता देता हूँ। यह जो आपका ना अजंता चैप्टर है, अजंता, ठीक है, उसका ये मतलब ये गद्यांश लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। सिंपल। तो अब इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे देखो संदर्भ लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। सिंपल। ठीक, उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है भाई। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ थोड़ा सा, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। इतने की ही व्याख्या आपको करनी है। तो चलो इसका मैंने व्याख्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा है, ठीक, एक ही लाइन है। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आप लिख दोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि अजंता की दीवारों पर इतने सुंदर चित्र बने हैं कि इन चित्रों को देखकर मानो ऐसा लगता है कि जीवन इन पर स्वयं ही उतर आया हो, और इन जैसे आश्चर्यजनक चित्रों का यहाँ पर भंडार है। ठीक, इतना लिख दोगे, आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा। चलो, बाकी देखो जितने भी लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट है, आपको पीडीएफ सेक्शन में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसका अभी डीए वाले का मैंने टेस्ट भी ऐड कर दिया है, और इसका भी अभी आपको टेस्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप टेस्ट भी वहाँ पे दे सकोगे, जो भी एमसीक्यू थे उनका। और जो यहाँ पे एमसीक्यू हट चुके हैं ना, ये हट चुके हैं एमसीक्यू जो मैंने बताया था, उसके जगह पे मैं नए क्वेश्चन, जो भी न्यू क्वेश्चन बनते हैं ना नए सिलेबस के अनुसार, उनको ऐड कर दूंगा। ठीक, और अंत में टेस्ट के बाद सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो। चलो, तो ये आपका हो गया
ये इसका सेकंड का आंसर। थर्ड, कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए। तो यहाँ पे देखो कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए, तो आप पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। बाकी इसका आंसर आप लिख दोगे कि कलाकारों के हाथों से राजा और रंक, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी के चित्र सिरजते सिरजते यानी वही बने चले गए। यहाँ पे कहीं आप यही से देखो, देखो राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों से सिरजते चले गए। यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा। आप पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा थर्ड वाले का। बाकी मैं बता दिया। चलो इसका हो गया, आगे चलते हैं। तो ये पहला प्रश्न आपका गद्यांश वाला था। अब देखो सेकंड प्रश्न सेम इसी तरह होगा, लेकिन वो आपके पद्यांश से होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेकंड प्रश्न में भी दो रहेगा, एक यहाँ पे देखो ये दिया है और एक यहाँ पे ये दिया है अथवा कर, और दोनों से रिलेटेड तीन तीन थे। ये देखो प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये जो आपका ये है ना, अब ये पद्यांश है, मतलब पद्यांश वाले किसी चैप्टर से ये रहेगा। पहला गद्यांश था, अब ये आपका पद्यांश हो गया। तो सिंपल। अब चलो इसका भी हम लोग संदर्भ व्याख्या कर लेते हैं भाई। पहला क्या है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर धय मग में डग द्वय, झलक भरी भाल कनि जल की, पुट सुखी गए मधुरा धर है वय। अब देखो फिर बुझती है चलनो अब केतिक, यानी कितना दूर चलना है। पण कुटी करिहों कीत है। अब देखो इसको हाईलाइट किया गया है। तियकी लखी आतुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल चुय। अब देखो ये क्या है, ये कब का लिया गया है, तो जब राम और लक्ष्मण और सीता जब वनवास जाते हैं उस समय का ये वर्णन किया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा वर्णन किया गया है भाई, तो तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है, आपके मतलब देखो तुलसीदास ने लिखा है एक धनुष भंग भाई, एक आपका क्या लिखा है धनुष भंग। ठीक है, और एक आपका वन पथ पर। ठीक है, वन पथ पर। ठीक है, दो सिलेबल लिखा है, मतलब दो चैप्टर एक तरह से मान लो वन पथ पर। तो जो वन पथ नामक आपका मतलब चैप्टर है उसी से ये लिया गया है। ठीक है, हालांकि इन दोनों को एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, पाठ एक में शायद। ठीक है, और इनको फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल बना दिया गया है। तो ये वन पथ पर ये मतलब नामक ये मान लो आप पाठ से लिया गया है। ठीक है, जब वन जाते हैं तो उसी समय का ये वर्णन है। तो यहाँ पे वर्णन में तो सिंपल, अब देखो इसका फर्स्ट का इसमें पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो भाई ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और वनपथ पर चैप्टर है, तो इसका लिख दो सिंपल सा कि प्रस्तुत। अब देखो यहाँ पे आप संदर्भ में यहाँ पे पद्यांश है या ये, तो इस यहाँ पे गद्यांश लिख रहे तो उसमें अब इसमें पद्यांश लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके अब यहाँ पे उसमें लेखक लिख रहे थे, लेकिन अब इसमें रचयिता लिखोगे, रचयिता तुलसीदास है, ऐसे लिख दोगे। ठीक, और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। भाई श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए बहने लगे क्योंकि भाई सीता मतलब जो सीता जी थी, मतलब एक तरह से वो राजघराने की रहने वाली थी और अब वनवास जा रही थी भाई, तो मतलब चलते चलते बार बार उनके ओठ भी सूख जा रहे थे और माथे पे पसीने आ रहे थे, मतलब वो एक तरह से चलने के कारण बहुत परेशान थी। ठीक है, और इनके उनके इस भाव को ही देखकर मतलब श्री राम के नेत्रों में आंसू आ गए। सिंपल, तो इसका आप बनाकर लिख दो कि श्री राम के नेत्रों में आंसू इसलिए बहने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी और वह बहुत व्याकुल हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सिंपल, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क, 4 मार्क मिल जाएगा। अब देखो एक थर्ड प्रश्न है यहाँ पे कि रेखांकी कंस। ओके, पर्णकुटी करिहों कित है में कौन सा अलंकार है। इसमें पर्णकुटी करिहों कित में कौन सा अलंकार है इसमें बताना है। ठीक, तो देखो पर्णकुटी करिहों कित, देखो बार बार यहाँ क आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये आपका अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ एक ही मतलब वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। सिंपल, तो तीनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। इसका 2 मार्क, तो 6 मार्क आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसको नहीं कर रहे हो तो अथवा में ये दिया है, इसको भी कर सकते हो। ये क्या है कि मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक, अब देखो यह जो है ना आपका चैप्टर है एक हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी। ठीक है, उसी से ये लिया गया है, हल्दी घाटी नामक चैप्टर से ये आपका लिया गया है, जिसके लेखक श्याम नारायण पांडे हैं। तो अब सिंपल, अब ये पद्यांश का आप संदर्भ लिख सकते हो। पद्यांश का संदर्भ देखो यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। सिंपल, अब इसका आपको क्या करना है, इसकी सेकंड प्रश्न क्या पूछा है कि मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा मानसिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। तो यहाँ पे देखो
मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा गया है तथा वह अपने स्वाभिमान यानी मान सम्मान की रक्षा के लिए मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर टूट पड़े, क्योंकि मान सिंह और महाराणा प्रताप में युद्ध हो रहा था भाई। सिंपल, तो ऐसे लिख दोगे तो इसका 2 मार्क। और रेखांकित अर्थ में प्रयुक्त अलंकार का नाम, इसमें हमें अलंकार का नाम बताना है, ठीक है, कि ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था। इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखो ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था में उत्प्रेक्ष अलंकार आपका हो जाएगा। तो ये लिख दो, आपको यहाँ से 2 यानी 6 मार्क आपको मिल जाएगा, 2 यानी 6 मार्क। चलो, तो ये आपका गद्यांश पद्यांश संबंधित प्रश्न हो गया। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये वाला, ये हम लोग तीसरा जो प्रश्न रहेगा आपका, पीछे हिंदी में संस्कृत का भी पार्ट है, हिंदी का गद्य पद्य और एक संस्कृत, जिसको आप संस्कृत परिचय क्या बोलते हो, ठीक है, वो है। तो उसमें आपका जैसे वाराणसी वाला चैप्टर है, प्रबुद्धो ग्रामीण वाला चैप्टर है, भारतीय संस्कृति ही वाला चैप्टर है, कई सारे चैप्टर हैं। तो किसी भी चैप्टर से यहाँ पे एक आपका गद्यांश दे देगा, एक नहीं 2 देगा, अथवा कर भी एक देगा। तो दोनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो संदर्भ का 2 मार्क, हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। तो चलो ये पहला है इसमें, तो इसको करते हैं। जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलमस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वाग्मस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्धत, मतलब एक तरह से यहीं से संस्कृत भाषा का आलोक सभी जगह पे वही फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह दर्शम मुगल युवराज दारा सिकोह दर्शनम अत्रागत्य भारतीय शास्त्राणाम अध्ययन करो, मतलब मुगल युवराज दारा सिकोह यहीं पे आकर जो है हमारे मतलब मतलब जो शास्त्र है उनका अध्ययन किया, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, तो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषा में, कि उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। तो ये इसका अर्थ है, अर्थ यानी वही हिंदी अनुवाद इसका कर दोगे आप हेडिंग डालकर, लेकिन उससे पहले आप संदर्भ लिखोगे। तो संदर्भ में इसमें आपका लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना पड़ता है, सिंपल ऐसे लिख दोगे कि प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियाँ, या ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही लिख दोगे, लेखकों को आगे कभी भी नहीं लिखोगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है, ठीक है, इसका कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है, यहाँ पे लिया गया है, ये भी लिख सकते हो। इसका आपको कितना 2 मार्क मिल जाएगा। और हिंदी अनुवाद मैंने बता दिया, हिंदी अनुवाद इसका करते हो तो आपको 3 मार्क मिलेगा। जैसे यहाँ पे हिंदी अनुवाद है, देखो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। सिंपल है, ठीक, तो आप लिख दो। बाकी एक और इधर है, इसको आप नहीं करना चाहते हो तो इधर एक है, इसको भी कर सकते हो, आपका मन, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। चलो इसको भी मैं करा देता हूँ आपको। ये देखो, नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यत परम पहलकाम उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत, मतलब वही जो नागरिक था, शहरी नागरिक की बात की जा रही है कि बहुत समय तक अचिंत्यत यानी चिंता किया, यानी सोचा विचार किया, लेकिन जो पहलिका पूछा गया था, ठीक है, उसका उत्तर नहीं दिया या देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणान अवदत अहम अस्य पहलिकाम उत्तरम न जानामि, इसलिए उसने ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण, यह सुनकर ग्रामीण अखत्यत, कहा यदि भगवान उत्तरम न जानामि, यदि आप उसका आप मतलब उत्तर नहीं जानते हैं पहली का, तर्हि ददातु 10 रूपकाणि, तो कृपया 10 रुपये देने का कष्ट करें। अतः मलान मुखे नागरिकेण समयानुसार 10 रूपकाणि दत्तानि, यानी मतलब दुखी पूर्वक, म्लान मुखेन यानी वही दुखी पूर्वक मुख से, या मतलब नागरिक को 10 रुपये ग्रामीण को देने पड़े। आप जानते हो कि वो दोनों में शर्त लगी थी, आपने पढ़ा होगा। तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। बाकी इसका संदर्भ लिख दोगे, संदर्भ कैसे लिखोगे, वही जैसे लिखा पीछे आपने कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, अब यहाँ पाठ का नाम इसका क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीण, तो प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, आप लिख दो, आपका 2 मार्क मिल जाएगा। और हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर हिंदी अनुवाद कर दो, इसका आपको 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाएगा। तो आप वो करो या ये करो, अथवा में दोनों में से कोई एक करना होगा। मैंने दोनों को सॉल्व करा दिया। अब देखो जो चौथा प्रश्न, अगला तीसरे के बाद जो चौथा प्रश्न होगा ना, वो आपका दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। अब देखो ये पद्यांश, आप कहोगे कि ये पद्यांश कहाँ आ गया, तो देखो ये संस्कृत के जैसे ये चैप्टर है ना, जैसे ये प्रबुद्धो ग्रामीण था या वाराणसी वाला या और भी कोई चैप्टर, तो उनके बीच बीच में ना श्लोक भी दिया हुआ है, उनके बीच बीच में श्लोक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं से
मतलब उन्हीं श्लोकों में से कोई यहाँ पे एक श्लोक, एक नहीं 2 श्लोक दे देगा एक अथवा कर कर, तो उनमें से किसी एक का आपको क्या करना रहेगा, इनमें से संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। इसका भी वही 5 मार्क मिलेगा सेम उसी तरह। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। जैसे ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ठीक है। माँ भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ठीक है। अब इसका संदर्भ लिखना है सबसे पहले। तो संदर्भ लिखना है तो ये हमें पहचानना पड़ेगा कि आपके किस चैप्टर से है। तो ये आपका एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उसी से ये लिया गया है। तो सिंपल अब इसका आप संदर्भ लिख दो। अब संदर्भ लिखते समय ऐसे इसमें लिखोगे संदर्भ कि प्रस्तुत संस्कृत, यहाँ पद्यांश शब्द यूज करोगे या श्लोक शब्द भी यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। क्लियर। और हिंदी अनुवाद कर तो भाई सर्वे भद्राणि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी न बने, यानी दुख का मतलब उस एक तरह से भावी न बने, मतलब कहने का मतलब कि उसके ऊपर आरोप न लगे, सिंपल, ठीक। तो ये आपका इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब देखो इसके बाद ये सेकंड वाला कर लेते हैं। इसको कर देते हो तो आपको यहाँ से 5 मार्क अब मिल जाएगा, इतने का ही लिखने का 5 मार्क आपको मिल जाएगा। बाकी इसको नहीं करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। ये क्या है कि माता गुरुतरा भूमे खात, माता गुरुतरा भूमे खात, पितोच तरस्तथा मन शीघ्रतम वतात चिंता बहुतरी तृणात। ये देखो ये आपका ना चैप्टर है जीवन सूत्राणी, ठीक है। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से ये पंक्तियाँ ली गई है। ये शायद आपका युधिष्ठिर और यक्ष के बीच बातें होती हैं शायद, तो उसमें का ये मतलब उसी का वर्ण है यहाँ पे। मतलब प्रश्न युधिष्ठिर पूछते हैं, ठीक है। मतलब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा जाता है, यक्ष पूछते हैं कि मतलब यहाँ पे पृथ्वी से माता गुरुतरा भूमि, मतलब वही पृथ्वी से एक तरह से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है भाई। और मतलब दिमाग जो है, सॉरी मतलब मन शीघ्रतम वतात, ठीक है। जो वायु है उससे मतलब तेज कौन है भाई, हवा है उससे तेज कौन है। और चिंता बहुतरी तृणात, यानी जो तृणात है घास है उससे भी कमजोर कौन है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। मतलब इसमें नहीं, मतलब प्रश्न पूछा जाता है। तो उसका उत्तर देते हैं, उसका युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता गुरुतरा भूमे खाद पितोच अस्तरता, पितोच तरस्तता। तो इसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि जो पृथ्वी है वो क्या है, पृथ्वी अधिक भारी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, माफ करना, माता गुरुतरा भूमि मतलब जो ना पृथ्वी से अधिक भारी जो है वो माता है। खाद पितोष तरस्तता, मतलब जो पिता है ना वो आकाश से भी ऊंचा है। मन शीघ्रतम वतात, और जो मतलब एक तरह से चिंता है, ठीक है। नहीं, मन जो है, मना यानी मन जो है वो वायु से भी तेज है। चिंता बहुत रात, और जो चिंता है वो एक घास से भी क्या है, कम मतलब कमजोर है, या कमजोर हमें बना देता है। तो देखो इसका कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले संदर्भ कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है, ऐसे लिख दोगे, या लिया गया है। और उसके बाद हिंदी अनुवाद में लिख दोगे कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी यानी तेज मन है, तीर्ण यानी वही घास से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। इसका अर्थ ये हो गया, ठीक है। तो सिंपल इसका अर्थ लिख दोगे, आपका इसका कितना मिल जाएगा, 3 मार्क मिल जाएगा, और 2 मार्क संदर्भ का यानी 5 मार्क मिल जाएगा। तो इसको करो आपका मन, ठीक, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो ये भी अब आपका हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद 5वां जो आपका प्रश्न रहेगा वो खंडकाव्य से रहेगा। तो खंडकाव्य भाई अलग अलग जिलों का अलग अलग होता है, सारे जिलों का यहाँ खंडकाव्य दिया रहेगा। देख लेना आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है और उससे रिलेटेड एक प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। जैसे आपके एग्जाम में मान लो ये मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य आता है, तो इसमें 2 प्रश्न है, तो दोनों में से एक का उत्तर देना है, इसका 2 या इसका 2, दोनों में से किसी एक का देना है, क्योंकि यहाँ एक का ही उत्तर देने को बोलता है, और इसका 3 मार्क आपको मिल जाएगा। तो ये आप पढ़ लेना, क्वेश्चन बैंक से आप खंडकाव्य पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं आगे चलता हूँ। आप देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, अपने स्थानीय टीचर से पूछ लेना, ठीक। प्रश्न संख्या 6 पे, 5 के बाद 6 देखो, 6 के क और ख में आपका लेखकों और कवियों का जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न होगा। तो इसमें देखो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि लेखकों में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, और एक तीसरा कोई है जैसे आप रामधारी सिंह दिनकर का, 3 लोगों का आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक। और उसके अलावा कवियों में आप लोग गोस्वामी तुलसीदास का, उसके अलावा मतलब सूरदास का,
और एक महादेवी वर्मा का। इन 3 लोगों का याद कर लेना और इसके अलावा किसी एक और का भी याद कर लेना, 4 लोगों का इसमें याद कर लेना। तो यहाँ से देखो इनका जीवन परिचय लिखोगे और अंत में उनकी एक रचना का नाम लिखोगे जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। लिखने का थोड़ा अलग तरीका है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ, बाकी आप याद होगा पहले से, मैं जानता हूँ। देखो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ऐसे मान लो आपकी हेडिंग होगी। सबसे पहले आपको यहाँ संक्षिप्त परिचय बनाना पड़ेगा कि लेखक का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आप जन्म के बारे में लिख दो, जन्म स्थान के बारे में लिख दो, पिता का नाम, माता का नाम मालूम तो माता के बारे में लिख दो और मृत्यु लिख दो। ये संक्षिप्त परिचय पहले इस तरह बॉक्स बनाकर दे दो, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार जो भी आप लिखना चाहते हो लिख कर और अंत तक यहाँ पे जीवन परिचय लिख दो और अंत में एक लाइन छोड़कर चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और ये इतना लिखने का 2 मार्क और यहाँ पे 1 मार्क, इस प्रकार आपको पूरा 5 मार्क मिलेगा। कवियों में भी सेम इसी तरह आपको करना है, ठीक है। तो कभी भी मैंने गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लिखा है। अगर आप अभी तक याद नहीं किए हो तो लक्ष्य बैच वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ये PDF आपको PDF सेक्शन में मिल जाएगा, आप याद कर लेना, ठीक। और बाकी यूट्यूब वाले आप देख लेना कि कहाँ से याद कर रहे हो। बाकी मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 7वां रहेगा श्लोक संबंधी, कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए यहाँ पे 2 आपके श्लोक आए थे ना, तो इनको आपको नहीं लिखना है, कोई तीसरा यहाँ पे लिखना है। तो कम से कम मान लो आपको 3 श्लोक याद होना चाहिए। मान लो आपकी भाग खराब रही, 2 वहाँ संदर्भ व्याख्या में फंस गया, तो एक आपके पास रहेगा, तो कम से कम 3 याद कर लेना। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कौन सा लिखा हूँ भाई, कौन सा लिखा हूँ। ओके, ये वाराणसी वाला है कि मरणम मंगलम यत्र विभूचिस्त विभूषणम कौपीन यत्र कौशयम सा काशी के नियत, ये मैंने लिखा है, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान श्लोक और मस्त श्लोक है, तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 आ जाती है। यहाँ पे आते हैं इधर इस बगल, प्रश्नोत्तर संख्या 8 पे देखो। प्रश्नोत्तर संख्या 8 आपका क्या रहेगा कि संस्कृत प्रश्नों के उत्तर से संबंधित प्रश्न रहेगा। इसमें 4 टे प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से किसी 2 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। और देखो ये 2023 में आपका 4 मार्क इसका दिया गया था, लेकिन इस बार 1+1 यानी एक प्रश्न का 1 मार्क, तो 2 प्रश्न का 2 मार्क दिया जाएगा। और यहाँ जो ये अगला 9 नंबर प्रश्न होगा, ये आपका पहले 9 मार्क में आया करता था 2023 में, लेकिन इस बार अब 7 मार्क में आएगा, ठीक है, निबंध वाला। और यहाँ पे 10वां एक प्रश्न ऐड किया गया है, पत्र लेखन वाला। पत्र लेखन वाला मतलब यहाँ से 2 मार्क निकालकर, यहाँ से 2 मार्क निकालकर, यहाँ 4 मार्क का एक पत्र लेखन संबंधित प्रश्न ऐड किया गया है नए सिलेबस के अनुसार, जिसमें आपका 2 रहेगा, एक यहाँ रहेगा और अथवा कर एक यहाँ 2 मतलब पत्र से टॉपिक रहेगा, उसमें किसी एक टॉपिक पे आपको पत्र लिखना होगा, ठीक। तो चलो, मैं जो न्यू पैटर्न पे आधारित मॉडल पेपर आपको बना रहा हूँ ना, उसमें मैं कई सारे पत्र आपको ऐड किया हूँ, तो आप वो पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा, तो उसमें से फंस जाएगा आपको एग्जाम में। बाकी आपका जो मॉडल पेपर है ना बोर्ड द्वारा ऑफिशियल, उसको मैंने सॉल्व किया है, तो उसमें मैंने जो उसमें दिया है पत्र उसको सॉल्व किया है, तो आप जाकर भी देख सकते हो। चलो बाकी यहाँ इसको देख लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। बीरः केन पूज्यते, भाई बीरः वीरेण पूज्यते, बीरः केन पूज्यते, बीरः वीरेण पूज्यते, पदेन बिना किम दूरम याति, पदेन बिना पत्रम दूरम याति, ठीक है। चंद्रशेखर को आसीत, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, ठीक है। अस्माकं संस्कृति की दृशा वर्तते, अस्माकं भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। चारों प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में केवल 2 का ही उत्तर लिखना है। भले ही आपको चारों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 2 ही का उत्तर लिखो, पहले का, तीसरे का या पहले का, चौथे का, आप किसी का भी उत्तर लिखो, लेकिन 2 का ही लिखना है, ठीक। चलो, तो ये रहा आपका ये वाला प्रश्न। और ये 9वां जो प्रश्न है, ये आपका निबंध संबंधित प्रश्न है भाई, तो निबंध आप देख लेना आप कौन सा लिख रहे हो। बाकी जो DA वाला पेपर सेट है ना, उसमें मैंने डाल रखा है ये आतंकवाद की समस्या और समाधान में पे निबंध, तो आप वहाँ से एक बार पढ़ लेना और आइडिया लेना कि निबंध कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि निबंध याद नहीं किया जाता है, आप पढ़े रहो और अपने हिसाब से एग्जाम में बनाकर लिखा जाता है, ठीक। तो आप DA वाले कोड में पढ़ सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट है इसको मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैं PDF डाल दूंगा और किसी अन्य टॉपिक पे डाल दूंगा। जैसे DA वाले में मैंने ये आतंकवाद की समस्या और समाधान पे डाला है, तो इसमें मैं किसी अन्य पे जैसे प्रदूषण और मानव जीवन या आज़ादी का अमृत महोत्सव या देश प्रेम किसी अन्य टॉपिक पे यहाँ पे डाल दूंगा। 7 सेट में 7 प्रकार के निबंध डालूंगा, ठीक। चलो, तो ये रहा हम लोग का पेपर सेट, कौन सा DB वाला, ठीक है। हमने इसमें सॉल्व किया DB वाला पेपर सेट, ठीक।
अगली वीडियो में हमने डीए को पहले सॉल्व कर लिया, अब डीबी को सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो में बी के बाद सी यानी डीसी वाला पेपर सेट सॉल्व करेंगे। इसी तरह कर 7 सेट सॉल्व करेंगे और 7 सेटों के अलावा बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है वो, और उसके अलावा कुछ मैं अपनी तरफ से आपको एग्जाम तक 5 मॉडल पेपर सॉल्व करा दूंगा। और देखना आपके 100% इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप सारा का सारा चीज़ें जो बता रहा हूँ याद कर लोगे तो आपके हिंदी में 70 में 70 आएंगे मेरे दोस्त। मान लो कहीं 1-2 नंबर आपके किसी कारण घट गए तो मान लो 70 में आपके 68 नंबर या 65 नंबर भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं यार, 65 नंबर बहुत होता है 70 में, ठीक। तो इतने मार्क आ जाएंगे। चलो, आपको टारगेट रखना है कि हिंदी में कम से कम 60 प्लस मार्क ही आपको लाना है, ठीक है, 60 से ज़्यादा ही, कम नहीं किसी भी हालत में। चलो, तो ये रहा पूरा का पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो, बाकी जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ अपनी यूपीएमएसपी स्टडी ये एप्लीकेशन अभी आपने जो देखा, इस पे आपका 33% डिस्काउंट में ये लक्ष्य बैच मिल रहा है, जिसमें आपको पूरा का पूरा पीडीएफ के साथ सारी चीज़ों का सलूशन अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आकर यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है करने में तो आप इस QR कोड पर पेमेंट कराकर इस नंबर पर पेमेंट का स्क्रीन भेजकर और इसी नंबर पर तुरंत मुझे कॉल कर लेना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉल वॉल ना उठाऊँ तो आप मैसेज कर छोड़ देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा जब मैं मैसेज देखूंगा तो, ठीक है। और ऑफर है मात्र 199 रुपये, 299 रुपये का जो कोर्स था मात्र 199 रुपये में आपको मिल रहा है। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, आपका ये 5 तारीख तक लगभग आई थिंक ऑफर रहने वाला है, ठीक है। चलो, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।